ईडी से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया। आपकी ओर से कहा गया कि कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे। साथ ही आपने यह भी कहा कि पीएम मोदी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। पीएम मोदी गिरफ्तारी करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं। मैं बेकसूर हूं, लेकिन सवाल यह कि अगर अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं तो ईडी के समन पर आखिर पेश क्यों नहीं होते? बार बार नए नए बहाने आखिर क्यों बनाते हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं डरता नहीं जाने से, पर उसके बुलाने का तरीका गलत है। मैं डरता नहीं जमाने से, पर उसका इरादा गलत है। बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यह 5वीं बार है जब केजरीवाल ने ईडी के समन की अनदेखी की है। आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईडी का समन गैरकानूनी है और कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे, लेकिन ईडी की तरफ से बार बार समन पर समन भेजा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल बार बार सिर्फ बहाना बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, मोदी जी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है और ऐसा करके वो दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं। हम ये कतई नहीं होने देंगे। केजरीवाल का कहना है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं, तो ईडी के समन पर क्यों नहीं पेश हो रहे? बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून के मुताबिक जो ठीक होगा वह करेंगे, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होना क्या कानून का उल्लंघन नहीं है? केजरीवाल ईडी के समन को गैरकानूनी क्यों बता रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून से खुद को बड़ा समझने लगे हैं अरविंद केजरीवाल? और कुछ मुख्य बिंदु आपको ग्राफिक्स के जरिए से इस पूरे मामले के दिखाते हैं। पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था, जो पेश नहीं हुए थे। बहाना था चुनाव प्रचार का। उसके बाद दूसरा समन भेजा गया 21 दिसंबर 2023 को, तब भी पेश नहीं हुए। बेपशियाना का बहाना बनाया गया था। तीसरा समन भेजा गया 3 जनवरी 2024 को, तब भी पेश नहीं हुए और बहाना यानी कि चिट्ठी लिखकर जवाब दिया गया और कहा कि नहीं आ सकते। फिर 13 जनवरी 2024 को फिर से पेश नहीं हुए। लोकसभा चुनाव प्रचार का बहाना बनाया अरविंद केजरीवाल ने। और अब 5वां 2 फरवरी को पेश होना था। 2 फरवरी 2024 पेश नहीं हुए। ईडी का समन गैरकानूनी बताया और ईडी के समन को गैरकानूनी इससे पहले भी वो बता चुके हैं। अब एक के बाद एक समन तो आया, लेकिन हर बार उसी तरह से केजरीवाल ने बहाना भी बनाया। अब ईडी का एक्शन किस किस पर है? अभिषेक बनर्जी पर है, अब अरविंद केजरीवाल पर है शराब घोटाले मामले को लेकर, एकनाथ खड़से पर है जमीन घोटाले मामले में, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में केस है। डीके शिव कुमार मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानेसर और पंचकुला जमीन घोटाले मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के बड़े नेता, आरजेडी के प्रमुख भी नौकरी के बदले जमीन देने वाले मामले में। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं अब, और जमीन घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी पर कोयला घोटाले का मामला है और उस पर ईडी का एक्शन है। यानी कि ये ईडी के एक्शन की वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ईडी का एक्शन राजनेताओं पर हुआ है। लिस्ट बहुत लंबी है वैसे तो, जो लिस्ट है और जिसको लेकर ईडी भी दावा करती है, सरकार भी दावा करती है, तो उसमें जो संख्या है वो 5000 से ज्यादा है। 5000 से ज्यादा
आंकड़ा है जहां ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन उनमें से केवल 25 मामले ही ऐसे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जिन पर कार्रवाई आगे बढ़ी। 24 मामलों के आसपास ऐसे हैं जिन पर पूरा मामला यानी कि फाइनल तक चीजें पहुंची हैं। और उसके बाद भी ईडी और सरकार का यह दावा है कि भैया 95% तक हमारा एक्शन सफल रहा, कन्विक्शन रेट है। अब यह कैसे है इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आंकड़े जो सरकार देती है उन आंकड़ों को समझना ही सबसे कठिन है आज के समय में। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शुभम त्रिपाठी जुड़ गए हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। शुभम त्रिपाठी जी, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि एक के बाद एक हर समन को गैर कानूनी बताया जा रहा है, अलग अलग बहाना दिया जा रहा है और पेश नहीं हो रहे हैं केजरीवाल? शुभम जी नमस्कार। राणा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है आज, और एक मुझे लगता है इस पर एक बहुत ही हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। मेरे साथ हमारे खेमचंद शर्मा जी हैं, हमारे साथी, और निरंजन पोद्दार जी, वो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र सरकार में जो ईडी एक डिपार्टमेंट है, परिवर्तन निदेशालय, ये आखिर क्यों विपक्ष के नेताओं पर ही धावा बोल रही है? आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कैसे सभी जो भी नेता थे सारे विपक्ष के मुख्य चेहरे थे, उन पे ही क्यों धावा बोल रही है। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल जी को जब चाहे वो 2 तारीख हो, चाहे वो 21 तारीख हो, चाहे वो 3 जनवरी हो, चाहे वो 13 जनवरी हो, या फिर अब 2 फरवरी हो, ये जब ईडी ने नोटिस भेजा है तो ईडी ने नोटिस तो भेज दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम आपको इस तथाकथित जो फर्जी घोटाला है, शराब घोटाला, जिसको ये शराब घोटाला बोलते हैं, ये मैं कहता हूं फर्जी घोटाला है, इसमें हम आपको दोषी मान के बुला रहे हैं, आपको गवाह मान के बुला रहे हैं, आपको पार्टी के संयोजक के रूप में बुला रहे हैं, या फिर आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी भेजी, अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब मांगा ईडी से कि आप हमें इन चीजों के जवाब दे दीजिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो ईडी है, मैं तो कहूंगा ईडी और भाजपा और ईडी एक ही बात है, आज तक। लेकिन शुभम जी अभी तक शुभम जी, अगर ईडी को यह लगता है कि उसके पास सबूत पर्याप्त हैं और वो किसी को बुलाना चाहती है, तो वो इस बात को क्लियर करे कि वो किस तौर पर बुला रही है। जरूरी नहीं है, कानून ऐसा कहता है। मैं आपको बता दूं, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की है, ताकि लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी, इनको अंदर जेल के अंदर कर सकें और लोकसभा चुनाव में आसानी से अपना प्रचार कर सकें। सिर्फ और सिर्फ इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, मेरा सवाल दूसरा था शुभम जी। मेरा सवाल यह था कि कानून यह भी कहता है कि अगर ईडी को लगता है कि उसे यह नहीं बताना कि वो उसको बताए कि उसको किस तौर पर बुला रही है, तो वो ऐसे भी समन भेज सकती है। जरूरी नहीं है कि वो बताए कि आपको दोषी के तौर पर बुला रही है, गवाह के तौर पर बुला रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रही है, ये जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल, तो हम जांच करने में सहयोग कर तो रहे हैं, लेकिन अभी तक आप एक बात बताइए, पिछले 2 सालों से ये जांच चल रही है, इन 2 सालों में एक भी सबूत अभी तक ये इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अभी तक नहीं निकाल पाया। अब एक बात बताइए आप कि 2 सालों में अभी तक इन्हें कुछ मिल नहीं पाया। अब इन 2 महीनों में इन्हें क्या ऐसा है कि इन 2 महीनों में इन्होंने 5 नोटिस भेज दिया अरविंद केजरीवाल जी को। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ, तो शुभम जी, अगर आपको ये पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, शुभम जी, अगर आपको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, तो फिर चले जाइए। देखिए, जाने में हम वही तो बात कह रहे हैं कि हम जाने में इनका बुलाने का तरीका गलत है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप
कैसे किस तरीके से बुला रहे हैं, इनके बुलाने का तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका इसलिए गलत है क्योंकि इनके पास कुछ ठोस वजह नहीं है बुलाने की। एक बार बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संयोजक मुख्यमंत्री के रूप में बुला रही हैं या संयोजक के रूप में बुला रही है। ये फर्जी शराब जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाले में गवाह के रूप में चलिए, मैं आपसे इसके बारे में भी सवाल बाद में पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं सवाल बाद में पूछूंगा इसके बारे में, आऊंगा लौट कर आपके पास। खेमचंद जी, आखिर ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक ईडी समन तो भेज रही है लेकिन ये नहीं बता रही है कि आखिर उसे किस वजह से किस तौर पर बुलाया जा रहा है? नमस्कार, जय श्री राम जी। गाँव में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब यहाँ पे सवाल पूछने वाली संस्था से जिससे सवाल पूछे जाने हैं वो व्यक्ति कह रहा है कि आप हमें जवाब। कैसी विडंबना है। वो व्यक्ति है जो अपने आप को एक ऑफिसर कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, सिस्टम को जानने वाला कहते हैं। ये पहले सीएम तो है नहीं, अभी झारखंड के सीएम भी जेल में गए हैं, उनको ईडी ने बुलाया, ईडी को उन्होंने जवाब देना पड़ा और उसके बाद ईडी ने एक्शन लिया। ये क्या कोई स्पेशल सीएम है क्या, या फिर इनके पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं? तो अपने आप लेकिन खेमचंद जी, ये ईडी को सिर्फ विपक्षी नेताओं का ही रास्ता क्यों पता है? मैं आता हूँ, मैं तुरंत पे भी आता हूँ क्योंकि ये सवाल बात काटूंगा स्पेशल सीएम के बारे में। आप भाजपा के सीएमओ को अभी तक क्यों नहीं ईडी का कोई नोटिस किया? क्यों विपक्ष के नेताओं पे, शुभम जी, यही सवाल मैं कर चुका हूं। शुभम जी, सरकार है उस पे शुभम जी, नोटिस जा रहा है। शुभम जी, सवाल भी लेता हूँ। यही सवाल मैंने पूछा है उनसे। मैंने बड़े ध्यान से सुना था आपको, बड़े ध्यान से। क्या होगा लोगों को समझ में नहीं आएगा। दोनों सवाल लेता हूँ। तो केजरीवाल जी के पास मल्टीपल सम्मन आते हैं। पहले कहते हैं कि मेरे को विपासना में जाना है, फिर कहते हैं कि स्टेट की इलेक्शन है, मेरे को प्रचार प्रसार में जाना है, मेरे को मध्य प्रदेश जाना है, मेरे को राजस्थान जाना है, मेरे को पूरे देश में भ्रमण करना है और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगना। चलो ठीक, मान। अब क्या है, अब बोल रहे हैं कि देखिए मैं जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि अब जाऊंगा तो फिर लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, वहां पे बाधा पड़ेगी। फिर लोकसभा के बाद फिर स्टेट इलेक्शन आ जाएंगे, फिर हरियाणा का इलेक्शन आ जाएगा। हमारे यहाँ पे तो फेडरल सिस्टम है, हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं, 5-6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। खेमचंद जी, वो सवाल मैं उनसे पूछ चुका हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ईडी को सिर्फ विपक्षी नेताओं का ही रास्ता क्यों पता है, कभी बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री का रास्ता उसे याद क्यों नहीं है? राणा साहब, आपका क्वेश्चन ले लिया, लेकिन मेरे को थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं, फिर उसके बाद आपके सवाल पे आता हूं। नहीं, वो जो आप जवाब दे रहे हैं ना, वो आ चुका है, वो जवाब आ चुका है, वो मैं सवाल पूछ चुका हूं उनसे। आपने शुभम भाई को पूरा समय दिया। हाँ, तो आप ही से तो सवाल ले रहा हूं मैं, अभी आपको छोड़कर कहां जा रहा हूं? समय दे दो तो उसमें लोगों को समझ में आ जाएगा। तो केजरीवाल जी के डिप्टी अभी जेल में है। केजरीवाल जी के दोस्त संजय सिंह जी जो एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी जेल में और इसी घोटाले में जेल में। और वो कहते हैं कि ये फर्जी घोटाला है। अरे फर्जी घोटाला है तो आपको चिंता किस चीज की है? आप तो वो हैं जो कहते थे मात्र आरोप पे इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक बिल्कुल साफ सुथरे ना आ जाए तब तक उनको दोबारा पद में नहीं रहना चाहिए। तो अब आपको डर क्यों? आप जाओ ईडी के पास, आप बिंदास तरीके से जाओ, आप साफ सुथरे हो तो ईडी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईडी अगर आपको गिरफ्तार कर भी लेती है तो कोर्ट में फटकार पड़ेगी, कोर्ट में आप सामने आ जाओ, बाहर आ जाओगे। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी इनकी काली है। खेमचंद जी आ जाइए ना अब सवाल पर। खेमचंद जी, मैं आता हूँ आपके सवाल पे। आपने कहा कि सिर्फ विपक्ष वाले क्यों? अरे जहाँ चोर होंगे, जहाँ घोटाला होगा, जहाँ कमीशन खोरी होगी, वहीं पे तो कार्रवाई होगी। 2014 से पहले कहाँ पे कार्रवाई होती थी? इन्हीं लोगों पे कार्रवाई होती थी जो हेमंत बिस्वा एकदम साफ सुथरी छवि वाले हैं। चोर थे, अजीत पवार जी चोर नहीं थे, उसको मिला लिया। शुभम जी, मैं वही सवाल ले रहा हूँ। हेमंत बिस्वा, उन्होंने चैलेंज किया, अगर आप विधानसभा से बाहर मेरे पे आरोप लगा के दिखाओ, मैं आपको बताता हूँ, मैं कोर्ट में घसीटता हूँ। नहीं, तो ये आरोप आप ही ने लगाए थे, किसी और ने कहाँ लगाए थे? बीजेपी ने आरोप लगाए थे हेमंत बिस्वा पर भ्रष्टाचार के। करने को तैयार है, कानून अपना काम। हेमचंद जी, सुन लीजिए, बीजेपी ने ही आरोप लगाए थे हेमंत बिस्वा पर भी भ्रष्टाचारी होने के। देखिए, आरोप मैं लगाऊं या आप लगाएं, आरोप में दम होना चाहिए। तो मतलब आपने जो आरोप लगाए थे उनमें दम नहीं था? कानून हर जगह अपना काम कर रहा है। आपने जो आरोप लगाए थे उन पर, उनमें दम नहीं था? उनमें कोई दम नहीं था। तो आप ऐसी फर्जी बातें कर रहे थे, इसका मतलब आप हेमंत बिस्वा पर फर्जी बातें कर रहे थे? राणा साहब, हेमंत बिस्वा पर आप फर्जी बातें कर रहे थे? राजनीतिक आरोप कोई भी लगा सकता है। तो आपने कहा आप वो राजनीतिक आरोप थे, इसका मतलब? राजनीतिक आरोप लगाओ,
खेमचंद जी वो राजनीतिक आरोप थे। खेमचंद जी, खेमचंद जी वो राजनीतिक आरोप थे। देखिए आपने नहीं, आपने अभी बोला ना कि वो हम तो राजनीतिक आरोप लगा सकता है कोई भी किसी पर, तो आपने हेमंत बिस्वा पर राजनीतिक आरोप लगाए थे क्या? ये तो राजनीतिक आरोप ही थे। अब लेकिन आपको तो मतलब कोई आपकी पार्टी में आ जाए तो आप ठीक है, और कोई आपकी पार्टी से बाहर रहे तो आप उस पर राजनीतिक आरोप लगाते हैं, ये माना जाए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ये बात, मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, आप ही कह रहे हैं ये बात। क्या कह रहा हूं, मेरे को कहने दीजिए प्लीज, लेट मी स्पीक। आप जो कह रहे हैं आप बोलिए, आप सम्मानीय एंकर हैं, आप अपनी बात रखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी के खिलाफ साक्ष्य हैं, इनके मित्र, इनके सहयोगी, इनके डिप्टी जेल महाराज साक्ष्य तो आप हेमंत बिस्वा के खिलाफ भी देते थे, साक्ष्य आप अजीत पवार के खिलाफ भी देते थे, आप से पूछ लीजिए, आप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी साक्ष्य देते थे। सुन लीजिए, जहां पे पहले 2% कमीशन में शराब बिकती थी, वहां 10% कमीशन में शराब बिक रही है। ठीक है, मैं नहीं, उस पर तो मैं सवाल लूंगा, भी लौटूंगा मैं उस पर सवाल लूंगा, शुभम जी से चिंता मत कीजिए। सवाल तो मैं हर तरफ करता हूं और बराबर तीखे रहते हैं। ठीक है, खेमचंद जी लौटूंगा खेमचंद जी लौटूंगा खेमचंद जी लौटूंगा। निरंजन जी, अरविंद केजरीवाल भी एक के बाद एक इनकार कर रहे हैं जैसे हेमंत सोरेन कर रहे थे। क्या समझा जाए कि जितनी बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कभी उन्हें चुनाव प्रचार में जाना है, कभी वो कहते हैं कि यह गैर कानूनी समन है, अगर कानूनी तौर पर आएगा तो मैं जरूर सम्मान करूंगा और मैं जाऊंगा पेश होने के लिए, ये सब कुछ राजनीतिक हथकंडा है और वो भी जानते हैं कि दाल में काला है, इसीलिए जाने से डर रहे? राणा जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जिस तरीके से, अभी आप ये मान के चलिए, एक तरह का खेमचंद जी के मामले में बता रहा हूं, आपने पानी को बिलो करके पानी में से मक्खन निकाल लिया, तो इस चीज के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया उस सवाल के ऊपर देखिए, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं राणा जी की बहुत वेदना होती है कि जब भ्रष्टाचार से निकली हुई पार्टी और जो तमाम इनके जो आइडियाज थे, तमाम इनके जो डायलॉग्स थे, पार्टी बनने से पहले, सरकार में आने से पहले जिस तरीके से कहा जाता था, वो सारी की सारी चीजें आज समझ लीजिए 365 डिग्री का इन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। क्योंकि ये कहते थे किसी के ऊपर भी सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति पे कोई भी आरोप लगे उसको तत्काल उसको ट्रायल फेस करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब ये क्या है कि स्व घोषित यानी कि स्व सर्टिफाइड एक बड़ी वाली संस्था बन गए कि भाई हम जिस चीज में कहेंगे कि हम भ्रष्टाचारी हैं तो ही आप हमें भ्रष्टाचारी मानना, जब तक हम सर्टिफाइड नहीं करें तब तक हम ईमानदार हैं, यानी कि हम सर्टिफाइड ईमानदार हैं। तो कहने का तात्पर्य है, दूसरी बात एक चीज मैं बताऊं आपको राणा जी, इस चीज में भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि ईडी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, इनके ऊपर आप कुछ भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन इन संस्थाओं के पास पूरा अधिकार है, पूरा पावर है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर इनके नोटिस के ऊपर वहां जाकर के अगर उसमें जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो ये कोई अभेद दुर्ग के अंदर घुसे हुए हैं कि ईडी वहां इनके घर पहुंच करके इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बल्कि मेरा यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ये चीज करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक किरकिरी और ज्यादा करवा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी 6 नोटिस के बाद में भी ईडी से भाग रहे थे, यानी कि नोटिस से ईडी के पास पेश नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं ईडी उनके पास पहुंच गई। और रही बात जो ये अभी कह रहे हैं, देखिए कितनी हास्यास्पद बात लगती है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने ईडी को चिट्ठी लिखी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी से जवाब मांगा है कि आप मुझे किस लिए बुला रहे हैं, आप मुझे किस संदर्भ में बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री होने के संदर्भ में बुला रहे हैं, संयोजक होने के संदर्भ में बुला रहे हैं, मुझे भ्रष्टाचारी होने के संदर्भ में बुला रहे हैं। अरे भाई, जब कोर्ट का नोटिस आता है, जब किसी थाने से हमारे पास नोटिस आता है तो उस टाइम हम वहां सवाल नहीं करते, वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं। एसएचओ से थाने से केवल इतना फोन आता है कि भैया आपको थाने आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप थाने आइए और आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। जब कोर्ट से नोटिस आता है तो उसके अंदर पूरा का पूरा बायोडाटा नहीं होता है, उसके अंदर केवल इतना होता है कि आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, आप आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल और केवल राजनीतिक नोटंकी हो रही है। कहने का मतलब जो राजनीतिक परंपराएं थी उनको भी कहीं ना कहीं धराशायी किया जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से राणा जी अभी हमारे यहाँ जो आपने भी चर्चा चल रहे थे और हर जगह एक बात सुनने को आ रही है कि भाई ईडी केवल विपक्ष के नेताओं के पास ही क्यों पहुंच रही है, ईडी सत्ता पक्ष के नेताओं के पास क्यों नहीं पहुंच रही, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के पास क्यों नहीं पहुंच रही।
आज मैं थोड़ा सा आपके इस चैनल के ऊपर जवाब देना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए हेमंत जी, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, ये जितनी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, इनको जब भी केस रेफर होता है, या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको केस रेफर करते हैं कि इसके खिलाफ आप जांच कीजिए, या जो सरकार होती है, पदस्थ जो सरकार होती है, वो इनके पास जांच समझ लीजिए प्रेषित करती है कि इस आदमी के खिलाफ जांच कीजिए। अब जो अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, तो जो दारू घोटाला है, यानी कि आबकारी घोटाला है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि अनिल चौधरी जी, जो कांग्रेस के उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो एक एप्लीकेशन लेके गए एलजी के पास और उन्होंने जाकर के एलजी से अपील की कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच करवाइए। एलजी ने सीबीआई की जांच की और सीबीआई की जांच कॉल करने के बाद में सीबीआई की जांच शुरू हुई। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी केंद्र सरकार ने जांच एजेंसी भेज दिया, ऐसा कर दिया। ये एलजी जो एक विधिवत नियम के आधार पर जांच शुरू हुई थी, तो इसी आधार पे आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि फला राज्य का मुख्यमंत्री, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी से है, चाहे वो किसी और पार्टी से है, वो मुख्यमंत्री कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है, तो निश्चित रूप से सरकारें तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कॉल नहीं करेंगी, सीबीआई या ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश नहीं देंगी। लेकिन आप उसके खिलाफ, आपके पास कोई सबूत है, तो उसको ले जाकर के आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगी कि भाई आप जो है आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, तो आप ये मान लीजिए उस टाइम ईडी और सीबीआई को उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, केस बुक करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। और आप ये कहें कि केवल और केवल इसलिए बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों पे केस इसलिए कर दो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास केस हुआ है, तो इसलिए इसको बैलेंस बनाने के लिए हमें दो मुख्यमंत्रियों के ऊपर और भी केस करना है। तो के राणा जी, ये ना संवैधानिक है, ना नैतिक रूप से ठीक है कि निरंजन पे केस हो गया तो राणा जी पे बैलेंस बनाने के लिए केस कर दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया, आप कुछ उनके खिलाफ कुछ एविडेंस लाइए, एविडेंस ला करके कहीं ना कहीं आप सबमिट कीजिए, हाई कोर्ट में जाइए। सरकारें तो हो सकता है पक्षपात करेंगी, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार किया फला मुख्यमंत्री ने। और दूसरी ओर सबसे बड़ी बात क्या है के राणा जी, जैसे मान लीजिए ये बात करते हैं, जब भी बात होती है तो ये जो बंगाल के अंदर इनका जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी नेता है, उनकी बात करते हैं कि भाई उनके ऊपर भी आरोप है, ये है वो। भाई वहां तो अपोजिशन की सरकार है, उनके पास भी एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो भी उनकी जांच करवा सकती है। बिल्कुल तमाम जो विपक्षी राज्य हैं, जहां पे विपक्ष के राज्य हैं, हिमाचल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केवल आरोप और प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। आपको अगर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कॉल हुई है तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। 10 सेकंड में एक बात और बोलूंगा आपको राणा जी, 10 सेकंड सुनिए आप मेरी बात को। देखिए राणा जी कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर सीबीआई जांच शुरू हुई थी, उन्होंने किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करी, किसी प्रकार का कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने चुपचाप जाकर के वहां इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी और अपने आप को बेदाग साबित किया, और आज आप निर्णय आपके सबके सामने। बिल्कुल निरंजन जी, हाँ बिल्कुल। शुभम जी, आपको ये लगता है कि जो शराब नीति आप लेकर आए थे वो सही थी? देखिए, जो शराब नीति जो बनाई गई थी, जो दिल्ली सरकार की, जो कैबिनेट में पास हुई थी, वो शराब नीति पे जब एलजी के पास, जब उस समय आपको याद होगा एलजी साहब थे, अनिल बैजल साहब, तो उन्होंने उस फाइल को वापस कर दिया था कि इसमें नोटिंग में कुछ गलती है, कुछ आप दोबारा से इस फाइल को लेके आइए। लिहाजा फिर वो दोबारा फाइल तैयार की गई और उसमें जो भी खामियां थी उनको निकाल के फिर अप्रूवल दे दिया गया। अब मुद्दा ये भी है, पहले मैं पोद्दार साहब की बात तुमको बाद में बताऊंगा। मुद्दा यह है, जब आपने राणा साहब ये पूछ ली है बात, तो आखिर जो मेरा ऐसा मानना है कि जो मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी,
या संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी को शराब घोटाला नाम बता के नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि आपकी आबकारी नीति से नहीं, शुभम जी समय बड़ा कम है, देखिए 1 ही मिनट बचा है ना, आपकी बात पूरी होगी ना कुछ होगा। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं, आपको ये लगता है कि आपने जो आबकारी नीति बनाई थी वो सही थी? बिल्कुल, जो आबकारी नीति तो फिर वापस क्यों ली गई? वो कैबिनेट में पास हुई थी और दिल्ली की फिर वापस क्यों ली गई? फिर वापस क्यों ली गई? शुभम जी लीजिए राणा जी, आप इनसे एक सवाल मेरा इनसे ले लीजिए राणा जी, और उसका ये मुझे प्रत्यक्ष जवाब दे दे जी कि जब एयरपोर्ट के लिए ठेका छूटा था तो वहां के लिए 3 करोड़ रुपए अर्नेस्ट मनी ली गई थी, यानी कि जो एक जमानत राशि होती है 3 करोड़ रुपए सरकार ने जमानत राशि ली, और जब कंपनी ने बैकआउट किया वहां पे तो उनको वो जमानत राशि कभी भी वापसी उनको रिफंड की जाती, वो 3 करोड़ रुपए रिफंड कैसे किया गया है? और अगर रिफंडेबल होती तो फिर जमानत राशि का मतलब क्या है? जो सरकारें जो भी टेंडर जारी करती है जमानत राशि क्यों लेती है कि कल को टेंडर निकलने के बाद में कंपनी अगर बैकआउट करती है तो उसकी वो पैसा बिल्कुल निरंजन जी, मैं वही ले रहा हूं। शुभम जी जवाब दीजिएगा जरा जल्दी, समय कम है, 30 सेकंड आपके पास। बिल्कुल पोद्दार साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा राणा जी, लगता है पोद्दार साहब पूरी तैयारी के साथ आए और एक पक्षीय बिल्कुल बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए ना पहले, देखिए समय कम है, मैं 30 सेकंड ही आपको दे रहा हूं, मेरे पास समय कम है। अगर आपकी आबकारी नीति सही थी तो फिर वापस क्यों ली गई? देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कैबिनेट को लगता है ऐसा कि अगर ऐसी चीज कुछ हो रही है तो उस पर विचार विमर्श किया जाता है, हो सकता है इसके बाद कोई और आप दिल्ली की हर गली में दुकानें खोल रहे थे शराब की, आपको लगता है कि एक अच्छी नीति है ये कि दिल्ली की हर गली में एक शराब की दुकान हो? देखो दिल्ली की हर गली में आज अवैध रूप से शराब बिक रही है, पुलिस उसे रोक पा रही है क्या? नहीं, तो वो जिम्मेदारी किसकी? सरकारों की। आज हर गली में दिल्ली की शराब बिक रही है अवैध रूप से, पुलिस तो अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे कि चलिए वैध रूप से बेचते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ईडी का समन केजरीवाल को आता है और हर बार एक के बाद एक वो इनकार कर देते हैं, जाने से दरकिनार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, अलग अलग बहाने बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो समन भेजा गया है ये गैर कानूनी है। आखिर ये बहानेबाजी कब तक, या फिर यूं समझा जाए कि इस बहानेबाजी के पीछे केजरीवाल समझते हैं कि दाल में काला है और गए तो वो काली दाल सबको पता लग जाएगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।